गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आज 10 नवंबर ठीक डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का मैथ का पेपर के सोल्यूशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। मैथ का जो पेपर था ना तो बहुत ज़्यादा इजी कह सकते हैं और ना ही बहुत हार्ड कह सकते हैं, मतलब कि मैथ का पेपर एक मॉडरेट लेवल का था ठीक, जिस तरह से मतलब बच्चे आर्ट और साइंस के थ्रू रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं पेपर में। पहला क्वेश्चन जो दे रखा है कि यदि cos a बराबर 0 तो cos a का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये करना है कि cos a का मान कितना होता है। अगर मतलब कि cos कितने का मान 0 होता है तो हमको पता होना चाहिए कि cos 90 का मान कितना होता है 0, यानी कि a का मान क्या होना चाहिए 90, यानी कि 90 हो जाएगा। ठीक, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि आंकड़े में बहुलक पता करना है। तो बहुलक क्या होता है कि जो सबसे बार आता है उसी को हम बहुलक कहते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो 5 जो दे रखा है वो 3 बार आएगा ठीक, और उससे भी ज़्यादा 7 आए, यानी कि 7 जो है वो 4 बार आएगा। तो सबसे ज़्यादा बार कौन दे रखा है 4 बार कौन है 7 है ठीक, तो यानी कि इसका बहुलक कितना हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, रूट बी बाई ए इंटू रूट सी बाई बी इंटू रूट ए बाई सी का मान ज्ञात कीजिए। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो सब ऊपर ए बी सी और नीचे ए बी सी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कितना रूट 1, और रूट 1 की वैल्यू कितनी होती है 1, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त का व्यास 12 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो हमको पता होना चाहिए कि वृत्त की परिधि कितना होता है 2 पाई आर, और ऑप्शन जो दे रखा है वो पाई के वैल्यू में दे रखा है, मतलब कि ऑप्शन जो दे रखा है वो हमारा पाई के वैल्यू में दे रखा है। तो व्यास कितना है 12, तो त्रिज्या कितना हो जाएगी 6 ठीक है, 6 और 6 2 जा कितना 12 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है समांतर चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो समांतर चतुर्भुज जो होता है उसके अंतःकोणों का योगफल जो होता है वो 360 होता है ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है एक समकोण मतलब 90 हो जाएगा, 2 समकोण मतलब 180 हो जाएगा, 8 समकोण बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 4 समकोण मतलब कि अगर हम मल्टीप्लाई करें 4 × 90 तो 9 4 जा 36, यानी कि कितना हो जाएगा 360। तो ऑप्शन नंबर 4 4 समकोण सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो दे रखा है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों सिक्कों पर एक साथ शीर्ष आने की संभावना क्या होगी। तो हमको पता है NE = क्या होता है ठीक, NP = क्या होता है NE/NS ठीक, ये हम प्रायिकता के लिए यूज करते हैं। अगर हम देखें तो टोटल संभावनाएं कितनी बनेगी, तो क्या होता है कि n² करते हैं ठीक है, तो टोटल संभावनाएं मतलब कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, या फिर अगर हम चेक ही करना चाहें तो हम इस तरह से देख सकते हैं, एक हुआ हेड और दूसरा टेल ठीक है। तो हेड से हेड हो जाएगा हेड और ये टेल, यहाँ से अगर हम करेंगे तो फिर क्या बनेगा हेड और टेल ठीक है। तो टोटल अगर हम देखें तो टोटल क्या क्या बन सकता है, एक हो सकता है हेड और हेड, दूसरा हो सकता है हेड टेल, और तीसरा हो सकता है टेल हेड ठीक है, और चौथा हो सकता है क्या टेल। मतलब कि टोटल कितनी संभावनाएं होंगी, टोटल अगर हम संभावना देखें तो टोटल कितना हो जाएगा 4 ठीक है। ऊपर क्या होता है शर्त के अनुसार, यानी कि शर्त के अनुसार जो होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं। तो शर्त क्या दे रखा है कि दोनों सिक्कों पर एक साथ शीर्ष आए, ऐसा कंडीशन कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हेड और हेड, मतलब कि यही एक कंडीशन है ठीक है। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो प्रायिकता कितना हो जाएगा 1/4, ये आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, लंबवृत्तीय बेलन दे रखा है आधार का क्षेत्रफल का मतलब ये हुआ कि अगर हम बेलन को बनाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा सर्किल ठीक है, और सर्किल का क्षेत्रफल कितना होता है πr² ठीक है। सर्किल का जो हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा उस सर्किल के क्षेत्रफल को अगर हम करें तो कितना हो जाएगा πr² का कितना वैल्यू दे रखा है 100, इसमें समझिएगा। देखिए πr² की वैल्यू वो खुद का रखा है 100 दे रखा है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन की ऊंचाई कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर दे रखा है ठीक है, और हमको पता है कि बेलन का जो क्षेत्रफल होता है, बेलन का क्षेत्रफल कितना होता है πr²h, ये होता है क्षेत्रफल। तो ये बताइए πr² इतना तो वैल्यू दे रखा है, इसकी वैल्यू कितनी है 100 दे रखा है, मतलब कि इसकी वैल्यू 100 है। 100 में 10 का मल्टीप्लाई करना है क्योंकि उसकी ऊंचाई हो गई, तो टोटल कितना हो जाएगा 1000 ठीक है, 1000 ये हमारा आंसर हो जाएगा। चूँकि आयतन पूछ रखा है तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब ये आंसर हो जाएगा ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए समीकरण x² + 7x + 10 = 0 को हल कीजिए। मतलब कि इसको हमको क्या करना था, फैक्टर करना था, गुणनखंड करना था। अगर हम देखें तो x² + 7x + 10, x² + 7x, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो हमारे पास होगा क्या, देखिएगा ये हो जाएगा 7x² + 5x और प्लस
2x प्लस 10। इस वाले से कॉमन हम क्या कर लेंगे, इस वाले से हम x को कॉमन करेंगे, बचेगा कितना x प्लस 5। इसमें हम कॉमन क्या करेंगे, 2 को कॉमन कर लेंगे तो बचेगा कितना x प्लस 5। दोनों से कॉमन कितना हो जाएगा x प्लस 5 और यहाँ से कॉमन कितना हो जाएगा x प्लस 2। तो आंसर कितना हो जाएगा x प्लस 5 और x प्लस 2, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है, दोनों वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को, एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है, मतलब कि दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हमको दूसरे वृत्त का, अगर हम मान लें कि दूसरे वृत्त की जो त्रिज्या है वो x है, तो पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4x, ठीक है। तो दोनों वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पर एक को अगर पहले वृत्त का R1 मान ले, दूसरे वृत्त के लिए R2 त्रिज्या मान ले, तो ये हमारे पास हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर, यहाँ पर पाई R2 का स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, R1 की वैल्यू अगर हम देखें तो R1 कितना है 4x, तो ये हो गया 4x। 4x का अगर हम स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर करके दिखाते हैं, 4x का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद R2 की वैल्यू जो दे रखा है, R2 की यानी कि त्रिज्या हमने कितना माना था x, तो ये हो गया x स्क्वायर। x से x कैंसिल, रेशियो कितना हो जाएगा 16:1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चलिए हम इसको बना लेते हैं, ये मान लेते हैं कि एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसकी वैल्यू 1, इसको हम B करते हैं, ठीक है, ये C हो गया और ये D हो गया। आगे क्या कर रखा है कि कोण A बराबर 55, ये एंगल कोण A कितना दे रखा है, कोण A है 55, ठीक है। फिर कोण B बराबर 60, कोण B बराबर मतलब इस एंगल की बारे में बात हो रही है, ये कितना है हमारे पास 16 दे रखा है। तो कोण C और कोण D का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको पता होना चाहिए कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल 180 होता है, ठीक है। तो कोण A का मान 50 है, तो कोण C मतलब कि कोण A प्लस कोण C अगर हम करें, कोण A प्लस कोण C करें तो कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए। कोण A का मान हमको पता है कितना है 55 है, ठीक है। तो 180 से अगर हम 55 को माइनस करेंगे तो कोण C बराबर हमको मिल जाएगा कितना, कोण C हो जाएगा हमको 55 है, तो कोण C हमको कितना मिल जाएगा 125, ये हमको कोण C की वैल्यू 125 मिल जाएगी। इसी तरह से कोण B प्लस कोण D, कोण B प्लस कोण D की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कोण B प्लस कोण D इक्वल टू कितना 180, ठीक है, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण एक का योगफल जो होता है वो 180 होता है। कोण B का मान 60 दे रखा है, तो कोण D बराबर कितना हो जाएगा 180 से 60 को माइनस कर लेंगे, 180 से 60 को माइनस कर लेंगे, तो यानी कि कोण D बराबर कितना हो जाएगा 120, ठीक है। तो कोण A बराबर दे ही रखा था, कोण B दे रखा था, हमको कोण C बताना था, कोण C बराबर 125 और कोण D बराबर कितना हो जाएगा 120। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमको करना था। चलिए अगला क्वेश्चन है sin 30 cos 60 और tan 45 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको वैल्यू याद होना चाहिए, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ठीक है, sin 30 की वैल्यू, sin 13 की वैल्यू 1/2 प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है तो 1 हो गया, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 1 1 2 यानी कि 2/2 प्लस 1, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 2, आंसर कितना हो जाएगा हमको 2 मिल जाएगा। तो इसका यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर हो जाएगा वो कितना मिल जाएगा 2। बस कुछ नहीं करना था, जो वैल्यू दे रखा था उस वैल्यू यानी कि जो मान दे रखा है, ठीक है, जो पूछ रखा है sin 30 cos 60 और tan 45, इनके वैल्यू को रख के और इसको ऐड कर देना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न समीकरण को हल कीजिए। 2x - 3y = 13, 7x - 2y = 20। देखिए समीकरण को हम हल करने के कई सारे तरीके होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस समीकरण को हल करें तो इस समीकरण में हम करेंगे क्या, जो हमारा समीकरण दे रखा है, मतलब कि हमको किसी एक टर्म्स को काटने की कोशिश करते हैं, मतलब कि एक टर्म्स हमको कैंसिल करने की कोशिश करते हैं कि वो टर्म कैसे कैंसिल हो जाए। कैंसिल करने के लिए अगर हम देखेंगे तो देखो दे रखा है कि 2x - 3y = 13 और 7x - 2y = 20। अगर हम एक को समीकरण 1 मान लें और दूसरे को समीकरण 2 मान लें तो समीकरण 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, समीकरण 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, समीकरण 2 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा हमने इसको इस वाले को समीकरण 1 मान रखा और इस वाले को समीकरण 2 मान रखा। समीकरण 1 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, समीकरण
जो दे रखा है 2x माइनस 3y इक्वल टू 13, 7x माइनस 2y इक्वल टू 20, इसको हमको सॉल्व करना था। सॉल्व करने का मतलब ये हुआ कि x और y की वैल्यू निकालना था। निम्न समीकरण को हल करके x और y की वैल्यू निकालना था। समीकरण को सॉल्व करने के कई सारे तरीके होते हैं, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पर इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और समीकरण, ठीक है, 2 में हम 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिससे हम किसी x या y की किसी एक वैल्यू को कैंसिल कर सकें। ऐसा हम कोशिश करते हैं करने के लिए, इसलिए हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से 1 को माइनस करेंगे। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पर हमको मिलेगा कितना, ये हो जाएगा 21x माइनस 6y इक्वल टू 16, और यहाँ पर हो जाएगा 4, 2 2 जा 4, ठीक है, तो 4x माइनस 6y इक्वल टू 26। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम प्लस कर देंगे, ठीक है, सॉरी माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा। 21 से 4 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17x, ओके। उसके बाद 60 से 26 यानी कि 60 से 26 को माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 34। देन x इक्वल टू 17 1 जा 17, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 2 आ जाएगा। जो x की वैल्यू होगी वो हमको 2 मिल जाएगा। इसी x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में, मतलब कि हमने जो इक्वेशन ले रखा है x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे तो वहाँ से हमको y मिल जाएगा और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो इस तरह से x और y की वैल्यू कितना मिल जाएगा, 3, ओके। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित सारणी में 40 छात्रों की आयु मध्यिका ज्ञात करना था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में करते क्या है, इस क्वेश्चन में हम 2 तरह की सारणी बनाते हैं। एक को हम x लेते हैं, दूसरे को f लेते हैं, और उसके बाद संचयी बारंबारता निकालते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, fx होता है। तो इस तरह से अगर हम इसको करेंगे तो देखिएगा, इसको हम क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ पर एक x लिया, ये f हो गया, उसके बाद ये हो गया fx, ठीक। तो x का मान अगर हम देखें तो आयु यानी कि जो दे रखा है उसी को हम x मानते हैं। तो कितना दे रखा है, 10 है, उसके बाद कितना है, 12 है, उसके बाद कितना है, 14 है, और फिर कितना है, 16 है, और 16 के बाद 18 है। उसके बाद f की जो वैल्यू दे रखी है, ठीक है, तो f कितना है, 4 है, उसके बाद 8, 12, फिर 6 और 10, ठीक। fx का मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 40, 96, 168, सॉरी 168, और ये हो जाएगा 96, और ये हो जाएगा 180। फिर हमको मध्यिका निकालना होता है। तो मध्यिका बराबर क्या होता है, संचयी बारंबारता, यानी कि सिग्मा fx अपान सिग्मा f। इस फार्मूले का हम यूज करते हैं एक मध्यिका निकालने के लिए। तो सिग्मा fx का मतलब ये कि जो fx दे रखा है इस पूरे को अगर हम ऐड करेंगे, ठीक, मतलब कि 40, 96, 168, 96 और 180, इस पूरे को अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, सिग्मा fx। तो सिग्मा fx बराबर कितना हो जाएगा, 580, ठीक है। पूरे को ऐड करेंगे 580, उसके बाद इस पूरे को ऐड करेंगे तो सिग्मा f, यानी कि इस 4, 8, 12, 6 और 10, इस पूरे को ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 40। तो उसके बाद क्या करते हैं, मध्यिका निकालना है। तो मध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, 580, ठीक है, 580 बटे 40। तो 0 से 0 कैंसिल, और 58 को 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14.5। 14.5 यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा 14.5। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 4 cot स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 16, ठीक है। उसके बाद दे रखा है प्लस साइन स्क्वायर 30 का मान ज्ञात कीजिए। तो cot स्क्वायर 45, यानी कि अगर हम cot 45 की बात करें तो कितना आएगा, वैल्यू 1। cot 45 की वैल्यू 1 में हो जाएगी, ठीक है। और 1 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें 4 का, ठीक है, तो 1 के साथ अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 4। सेक स्क्वायर 60, सेक स्क्वायर 60, तो सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। और इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पर कितना मिल जाएगा, 4, ठीक। तो ये हो जाएगा। फिर साइन स्क्वायर, साइन 30 के वैल्यू 1/2 होता है, साइन स्क्वायर 30 का करेंगे तो कितना मिल जाएगा, प्लस 1/4। इसी को हमको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, ठीक। और 4 4 जा 16, उसके बाद कितना मिल जाएगा, -16 और +1। इसी को सॉल्व कर लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो कितना आ जाएगा, 1/4। आंसर कितना आ जाएगा, 1/4। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक घनाभ का माप
19.8 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर है। इसके आयतन के बराबर आयतन वाले घन की भुजा, मतलब कि घनाभ का जो आयतन है, ठीक, वो क्या है कि घन की भुजा मतलब कि घन के आयतन के बराबर है। तो हमको पता है कि घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH, ठीक है, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो 98 और मतलब कि ये जो दे रखा है 98, यहाँ पर दिखाते हैं, ठीक है, ये जो दे रखा है कि ठीक 98 इंटू 42 और 18, इसका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये किसके बराबर होना चाहिए, घन के आयतन के बराबर होना चाहिए, मतलब कि a क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो 98, 98 और इस पूरे का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, 7408 इजकल टू कितना, a क्यूब। देन a क्यूब, तो a मतलब कितना हो जाएगा कि इसका हमको क्यूब रूट निकालना है, मतलब ये किसका क्यूब रूट होगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा, क्यूब रूट निकाल लीजिएगा, a बराबर कितना हो जाएगा 42, आंसर कितना आ जाएगा 42। वो भुजा पूछ रखा था, ठीक है, और घन की भुजा बराबर क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, यानी कि हम a मान रखे थे, तो a बराबर कितना 42। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की देख रहे हैं। पार्श्व चित्र में a वृत्त का केंद्र है, AOB व्यास है वृत्त पर, ठीक है। CD इस प्रकार है कि CAB 30 दे रखा है और ABD मतलब 40 दे रखा है, ये इस तरह से दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले चीज़ तो हमको ये पता होना चाहिए कि अगर ये व्यास दे रखा है तो अर्धवृत्त पर बना कोण कितना होता है, 90 होता है। अर्धवृत्त पर बना कोण 90 होता है। तो कोण C बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम कोण C को ले लेंगे तो कोण C बराबर कितना मिल जाएगा, ये हमको 90 मिल जाएगा। उसी तरह से कोण D, ये कोण D बराबर कितना हो जाएगा, ये भी हमको 90 मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि जो अर्धवृत्त का कोण होता है वो 90 होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर 90-90 ले लिए। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180। तो कोण अगर हम 30 को और 90 को ऐड करेंगे, ठीक है, तो 120 हो जाएगा। और 120 यानी कि 180 से 120 माइनस करेंगे तो ये जो हमारा कोण B है, कोण B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 मिल जाएगा। कोण B बराबर कितना मिल जाएगा, 16। सेम उसी तरह से यहाँ पर देखिएगा, ये कोण D यानी कि ये जो है ये कितना है 90 और ये हमारे पास 40 है। तो हमको अगर हम निकालें कोण BDA, इस कोण की बात करें, इस कोण को अगर हम निकालें तो ये कोण हमारे पास कितना हो जाएगा, 90 और 40, इस दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो 90 और 40 को ऐड करके क्या करेंगे, 90-40 को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना मिल जाएगा, 130 मिल जाएगा, ठीक है। 130 यानी कि 80 से माइनस, 180 से अगर हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको माइनस कर देंगे 180 से, देखिए कोण D और ये 40, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 130। 180 से 130 को माइनस करेंगे तो 50 मिल जाएगा, मतलब कि ये जो कोण है ये कोण हमारे पास 50 मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन उसने पूछा क्या है कि कोण CAD का मतलब ये होगा कि CAD इस पूरे कोण का मान पूछ रखा है। तो 50 और 30 यानी कि ये कितना हो जाएगा, 50 और 30 को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना मिल जाएगा, 80, ठीक है। उसी तरह से क्या पूछ रखा है कि कोण CBD का मतलब इस पूरे कोण की बात हो रही है, इस पूरे कोण की। तो अगर हम इसको करेंगे तो 60 और 40 कितना हो जाएगा, 100। तो CBD कितना मिल जाएगा, 100। तो इस तरह से हमारा ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो अंकों की संख्याओं का योग 12 है। यदि उस संख्या में से 36 घटा दिया जाए तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि माना इकाई का अंक x है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि माना इकाई का अंक x है, मतलब कि इकाई बराबर हम क्या मान लिए कि x है, ठीक है। और दहाई बराबर हम क्या मान लेते हैं, दहाई बराबर y, ठीक। इकाई बराबर x और दहाई बराबर y। तो संख्या के अंकों का योग कितना है, 12 है। तो x प्लस वाई यानी कि x प्लस वाई बराबर 12, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक। उसके बाद आगे क्या लिखा है कि यदि उस संख्या में से 36 घटा दिया जाए, मतलब कि अगर उस संख्या में से 36 घटा दिया जाए तो दहाई पोजीशन पर कौन है, दहाई पोजीशन पर y है। तो ये कितना हो जाएगा, 10y प्लस x, ठीक है। इसमें से अगर 36 घटा दिया जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, 36 घटा दिया जाए तो अंकों के स्थान पलट जाते हैं, मतलब कि जो इकाई पर है वो दहाई पर चला जाएगा और दहाई पर है वो इकाई पर चला जाएगा। तो इकाई पर कौन था, ठीक है। तो यहाँ पर इकाई हमने क्या रखा था, x ले रखा था। तो ये भी किस पे आ जाएगा, ढाई पर, यानी कि 10x हो जाएगा। और दहाई पर हमने y ले रखा था, ये किस पे आ जाएगा, इकाई पर, तो ये हो गया y, ठीक। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इसको इस तरफ भेजेंगे, मतलब कि 10y को इस तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा 9y
10y से अगर हम y को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9y इक्वल, ठीक है। उसके बाद x को उस तरफ भेजेंगे तो 10x से x को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9x प्लस 36, ये हो जाएगा, ओके। अगर हम इसमें से कॉमन ले लें, ठीक है, यहाँ पर लिख रहे हैं 9y और 9x प्लस 36 से अगर हम क्या करें 9 को कॉमन ले लें तो यहाँ पर देखिएगा 9y इक्वल, ठीक है। अगर हम 9 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास अंदर कितना बचेगा x प्लस 4, क्योंकि 9 4 जा कितना होता है 36, ठीक है, 9 4 जा 36 होता है, तो इसलिए हमने इसको कॉमन ले लिया। 9 से 9 को कैंसिल कर देंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y बराबर x प्लस 4, y बराबर x प्लस 4। इस y की वैल्यू क्या करेंगे समीकरण 1 में, ये जो समीकरण दे रखा है इस समीकरण 1 में पुट कर देंगे। तो अगर हम y की वैल्यू समीकरण 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना, ये देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए जब y की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे, y की वैल्यू को अगर हम y बराबर कितना मिला है x प्लस 4 मिला है, अगर हम इसको समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना है कि x प्लस और y बराबर कितना दे रखा है x प्लस 4, तो ये हो जाएगा x प्लस 4 बराबर कितना दे रखा है 12 दे रखा है, तो ये 12 हो गया। x और x दोनों ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा 2x, यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। 2x इक्वल टू, ठीक, 12 से 4 को माइनस करेंगे, ठीक है, तो 12 से 4 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, यानी कि x इक्वल टू कितना मिल जाएगा, x बराबर हमारे पास मिल जाएगा 4, x बराबर हमारे पास 4। x बराबर 4 का मतलब ये हुआ कि जो धाई था, धाई बराबर कितना मिल गया, सॉरी इकाई को हमने x मान रखा था तो इकाई बराबर कितना हो गया 4। इसी तरह से x की वैल्यू फिर से इसी समीकरण में रखेंगे जो यहाँ पर x प्लस वाई दे रखा है समीकरण 1 में, तो y की वैल्यू हमको मिल जाएगी 8। तो इस तरह से जो हमारे पास संख्या होगा वो संख्या कितनी हो जाएगी 84। तो संख्या कितनी हो जाएगी 84। अगर हम चेक करना चाहें तो देखिए चेक भी कर सकते हैं। 84, 8 और 4 को ऐड करेंगे 12, सही है, ठीक है। 84 से 36 को माइनस करेंगे तो 48, कितना आ जाएगा 48। तो अगर हम देखें जो इकाई पर था वो धाई पर आ गया, जो धाई पर था वो इकाई पर आ गया, तो इस तरह से ये चीज़ हमारा सही है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 मीटर व्यास का, ठीक है, 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं 30 रुपये प्रति घन मीटर की दर से खोदने में कितने रुपए खर्च होगा। देखिए घन मीटर दे रखा है, मतलब कि जो कुआं होगा वो एक बेलनाकार होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन काफ़ी ये इजी बनाया गया है। वैसे अगर ये जो क्वेश्चन होता है इसमें ये होता है कि अगर कुएँ को मतलब कि खोदा जाए तो उसकी जो मिट्टी होती है वो मिट्टी बराबर चारों तरफ अगर डाला जाए तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन होता है। फिलहाल ये क्वेश्चन इजी है। ये दे रखा है कि 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं है, तो 3 मीटर व्यास को हम क्या कर लेंगे, चेंज करेंगे, यानी कि त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा 1.5 मीटर। तो ये हो जाएगा 1 मिनट, यहाँ पर हो जाएगा कितना 1.5 मीटर, ये आर की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। एच दे ही रखा है, कितना है एच दे रखा है कितना 14 मीटर, ठीक है। तो एच बराबर 14 मीटर। बेलन का आयतन बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। इसमें अगर हम वैल्यू को पुट करेंगे तो कितना मिल जाएगा 22/7, और आर का मतलब कितना 1.5 का स्क्वायर करेंगे और ये हो जाएगा 14, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर 14 करेंगे, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, ठीक। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा 99, ठीक है। तो 99 क्या हुआ कि कुएं का क्षेत्रफल यानी कि आयतन निकाल लिए 99 घन मीटर, ये हो गया आयतन, और वो 30 रुपये प्रति घन मीटर की रेट से बना रहा है। तो 99 में 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना मिल जाएगा 2970 रुपये, 2970 रुपये, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आपका कितना सही है और कितना गलत है, और आप कितने नंबर को पा रहे हैं, इस चीज़ को आप कमेंट में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।